Hello, children. Now, our topic is horticulture. As we read about agriculture, in agriculture, we read that production of crops is known as agriculture. Now, our topic is that production of fruits and vegetables, it is known as horticulture. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कहीं पूरी दुनिया में होता है वो इंडिया में है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का. इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स. जितने भी सीज़न हैं, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, ज़्यादातर वो इंडिया में होते हैं. फ्रूट्स इन अ ग्रेट डिमांड, मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. Oranges of Nagpur and Cherrapunji, bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu, lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh and Maharashtra, apples, pears, apricots, walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. India produces 13% of the world's vegetable. It is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. It is very important for India's economy, as well as it is very famous in the world also, that the products, the vegetables and the fruits of India is exported to different parts of the world. इंडिया अकाउंट्स टू 10% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रूट वेज प्रोडक्शन. 10% पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन अगर फ्रूट्स का होता है तो वो इंडिया में होता है. दिस इज़ वॉट आवर इंडिया इज़. अनदर क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप, जिसको हम खा नहीं सकते, तो वो है रबर. इसका एक्सपोर्टेशन होता है. इसको हम यूज़ ज़्यादा नहीं करते, लेकिन इसको एक्सपोर्ट करते हैं. इससे इकोनॉमी हमारी बढ़िया होती है. इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप. आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में अक्सर आता है व्हाट इज़ द रबर. सो रबर एक तो है नॉन फूड क्रॉप, और ये कौन सी क्रॉप है? इक्वेटोरियल. ये इक्वेटोरियल एरिया पे ज़्यादा पाई जाती हैं. But under special conditions it is also grown in the tropical and subtropical areas. It requires most moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 degrees Celsius. It is an important industrial raw material. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Islands and Garo Hills of Meghalaya. India rank 5th among the world's natural रबर प्रोडक्शन. सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन नॉन फूड क्रॉप का है वो है कॉटन, रबर. कंजप्शन ऑफ नेचुरल रबर, कहाँ कहाँ यूज़ होती है रबर? ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स, साइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स, कैमल बैक, फुटवियर्स, बेल्ट्स एंड हॉजेज, लैटेक्स फॉर्म, डिप्ड गुड्स एट्स अदर्स. ये यूज़ है हमारे नेचुरल रबर का. दूसरी क्रॉप जो है वो नॉन फूड क्रॉप जो है फाइबर क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप जिसकी हम कपड़े बनाते हैं, वो है कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. द फर्स्ट 3 आर derived फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉयल. सिल्क इज obtained फ्रॉम cocoons ऑफ सिल्क वर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी. सो जो शुरू के 3 है कॉटन, जूट और हेम्प जो हैं वो सॉयल से होते हैं ग्रो, ये क्रॉप्स हैं. बाकी जो फोर्थ है नेचुरल सिल्क, वो ऑब्वियसली आपको पता है ककून्स ऑफ सिल्क वर्म से बनता है. और सिल्क वॉर्म का रियरिंग करना, सिल्क वॉर्म को पालना, उसी को बोलते हैं हम सेरीकल्चर. कॉटन जो पहला हमारा नॉन फूड क्रॉप है, फाइबर क्रॉप. इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट. सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन जो होता था वो कॉटन का होता था. वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड. Cotton grows well in drier parts of the black soil of Deccan Plateau. Deccan Plateau means साउथ की बात हो रही है. ब्लैक सॉइल वहीं पे ज़्यादा मिलती हैं. It requires high temperature, light rainfall, 210 frost-free days and bright sunshine for growth. Kharif crop, it is a Kharif crop. It requires 8 to 10 months to mature. Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश आर मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. याद रखिएगा क्योंकि मार्क्स ये मैप में मार्क करने के लिए आता है, मार्क द एरियाज ऑफ कॉटन प्रोडक्शन. सो दीज आर द स्टेट्स विच प्रोड्यूसेस कॉटन. टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या है कि कैसे एग्रीकल्चर को रिफॉर्म किया गया, चेंजेस लाए गए. एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया for thousands of years. Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. और भी डेवलपमेंट हो सकता था एग्रीकल्चर में, और भी तरीके से हम इसको और रिफॉर्म कर सकते थे अगर इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म होता तो, या टेक्नोलॉजिकली होता. इंडिया में क्यों नहीं हो पाया अब तक इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म? सो इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री
still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. अभी भी कुछ किसान हैं जो टेक्नोलॉजी पे नहीं, नेचर पे डिपेंड हैं। वो मॉनसून का वेट करते हैं, वो नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं। ऑब्वियसली इस तरह से चेंज जो हो रहा है सीज़न में, मॉनसून्स जो हैं वो लेट आते हैं और अर्ली चले जाते हैं, देर में आके जल्दी चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन जो है उस पर अफेक्ट पड़ता है। जो लोग मॉनसून पर डिपेंड करते हैं उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता ज़्यादा। एग्रीकल्चर नीड्स सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. Collectivization, consolidation of holdings, cooperation, and abolition of zamindari, etc., were given priority to bring reforms in country after independence. आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन, प्रोडक्शन इतना करें कि उसको सिक्योर भी कर सकें, स्टॉक भी कर सकें और उसको यूज़ भी कर सकें. कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, ज़मीन को इक्वली डिवाइड करके उसमें ग्रेन्स का प्रोडक्शन करके उसको इतना प्रोड्यूस करें कि उससे हमारा यूटिलाइजेशन हो भी सके, उसको स्टॉक पर रख सके ताकि उसको फ्यूचर में हम यूज़ कर सकें. ये सारी चीज़ों को पर फोकस किया गया था, एक प्रायोरिटी दी गई थी इंडिपेंडेंस के बाद. ये एक तरह का इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था, टेक्निकल रिफॉर्म नहीं था. लैंड फोकस वॉज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान. आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा. 5 ईयर प्लान जो हर 5 साल का एक प्लान बन रहा था. गवर्नमेंट जो नई बनी थी इंडिपेंडेंस के बाद, उसने सबसे पहले फोकस किया था एग्रीकल्चर पे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ख़राब थी. तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पर फोकस किया था एग्रीकल्चर पे, जिससे हमारे इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हो सके. राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जो फादर की ज़मीन है, जो फोर फादर्स की है, वो उनके बाद उनके बेटों की मिलती है, इसे कहते हैं राइट ऑफ इनहेरिटेंस. इट लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जो अनइवन डिवाइड हो गई. जिसके पास बहुत ज़मीन थी उसकी ज़मीन उसके उसके नई जनरेशन जितनी भी आती गई उसको मिलती गई, और जिसके पास कोई ज़मीन नहीं थी उसको नहीं मिली. Laws of land reforms were enacted, but laws of implementation were lacking. What were the steps taken by the government in agricultural reforms? Government ने क्या किया था agricultural reforms के लिए? Government of India embarked upon introducing agricultural reform to improve Indian agriculture in the 1960s and 70s. Government of India ने इस पे फोकस किया था agriculture पे, एक नए रिफॉर्म पे. Green Revolution, based on use of package technology, and White Revolution, that is Operation Flood, were some of the strategic initiated to improve Indian agriculture. Green Revolution, production of wheat and rice on the large scale, जैसे आपने पढ़ा था HYV सीड्स के थ्रू, और White Revolution बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. बट दिस लेड टू कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज़. कुछ ही जहाँ पर ये एरियाज़ सेलेक्टेड एरियाज़ डेवलप हो पाएँ, क्योंकि बाकी जहाँ पर अभी भी लैकिंग था, कमी थी टेक्नोलॉजी की. Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reforms. तो लेकिन बाद में और कोशिश की गई और 80s और 90s में एक नया लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिससे इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म और आगे बढ़ाया जा सके. Provision for crops, insurance against calamities, establishment of Grameen Bank, cooperative societies and bank for providing loan facilities to the farmer at lower rates of interest were some steps taken. So गवर्नमेंट ने एक अपना आइडिया लगाया कि जिससे फार्मर्स को एक लोन दिया जाए, फार्मर लोन लेके अपनी फील्ड में प्रोडक्शन करें, और फिर जब प्रोडक्शन हो तो उस सामान को वो बेचकर गवर्नमेंट का लोन वापस दे दे, जिससे क्या हो कि गवर्नमेंट का भी एक प्रॉफिट हो और फार्मर्स बिजी भी रहेंगे और प्रोडक्शन हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा. और क्या क्या स्टेप्स लिया गया? अदर स्टेप्स टेकन. किसान क्रेडिट कार्ड KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स. किसान क्रेडिट कार्ड से जो भी फार्मर्स के पास पैसा नहीं है वो गवर्नमेंट से उधार लेके उससे अपने जितने भी प्रोडक्शन के लिए जो भी सामान की ज़रूरत हो वो उससे लेकर प्रोडक्शन करेगा और फिर गवर्नमेंट को पैसा वापस कर देगा प्रॉफिट के फॉर्म में. Moreover, special weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced on the radio and television. किसानों को ये भी बताया गया कि कैसे प्रोडक्शन करें कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि किसान जो हैं ऑब्वियसली पढ़े लिखे नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि कितना ज़्यादा पेस्टिसाइड डालना होता है, कितना फर्टिलाइज़र डालना होता है. कभी कभी फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालने से जो सॉइल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है. ये सब चीज़ें सिखाई गई उनको, जिससे उनको समझ में आए कि प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा कर सकते हैं. The government also announces minimum support price
remunerative and procurement prices for important crop to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. एक्चुअली क्या होता है, प्रोडक्शन करते टाइम फार्मर्स को ये नहीं पता होता कि वो कितना सामान लगा और कितना रेट उस सामान का क्रॉप का होना चाहिए, जिससे मिडिल मैन जो होते हैं, जो उनका सामान ला के मार्केट में बेचते हैं, उससे वो फ़ायदा बहुत उठाते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसका प्रोक्योरमेंट बनाया, गवर्नमेंट ने फिक्स किया रेट कि आप इस रेट से कम नहीं बेचेंगे, जिससे फार्मर्स को भी प्रॉफिट हो और उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। भूदान एंड ग्रामदान. Mahatma Gandhi declared Vinoba Bhave as his spiritual heir. He also participated in Satyagraha as one of the foremost Satyagrahis. He supported Gandhiji's concept of Gram Swaraj. After Gandhi's martyrdom, Vinoba Bhave undertook a Padayatra to spread this message throughout the country. Once, when he was at Andhra Pradesh, some landless farmers demanded land for their economic well-being. He assured them to talk to the Indian government for provision of land for them if they undertook cooperative farming. Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to 80 landless farmers. This was known as Bhudan. Later, he introduced his ideas throughout the country. Some zamindars offered to distribute villages among the landless. This was known as Gramdan. So भूदान एंड ग्रामदान. भू मतलब भूमि, दान मतलब दे देना. सो भूदान किया किसने? श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 एकड़ ज़मीन अपनी 80 लैंडलेस फार्मर को दे दिया, उसी को बोलते हैं भूदान. और कुछ ज़मींदारों ने अपने जो गांव थे वो बांट दिए, गांव की ज़मीनें बांट दी कुछ लैंडलेस लेबर्स को, उसको बोलते हैं ग्रामदान. However, many landowners chose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of Land Ceiling Act. लैंड सीलिंग एक्ट मतलब अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा, उस टाइम क्या था, पहले के टाइम में अगर किसी एक पर्सन के पास 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा ज़मीनें हैं और लोग कम हैं, उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, तो उनकी वो ज़मीन लेके गवर्नमेंट दे देती थी लैंडलेस फार्मर्स को. और अगर वो देने से मना कर देते थे तो उनके पास सीलिंग एक्ट लगता था. लैंड सीलिंग एक्ट मतलब उनकी ज़मीन गवर्नमेंट ज़बरदस्ती ले लेगी और उनसे पैसा भी लेगी, उनको जुर्माना. However, many landowners chose to provide some part of their land. कुछ landowners ने क्या किया, कुछ ज़मीनों को चूज़ किया और वो दे दिया दूसरों को जो इनके पास ज़मीन नहीं थी, ताकि उनके ऊपर लैंड सीलिंग एक्ट ना लगे. This Bhudan and Gramdan movement initiated by Vinoba Bhave is also known as bloodless revolution. ये important है, अगर आगे एग्जाम में what is bloodless revolution, so विनोबा भावे ने जो भूदान और ग्रामदान दिया उसी को बोलते हैं हम bloodless revolution. Contribution of agriculture to the national economy. This we will do in the next part. Till then, try to understand all the points. Thank you so much.